आज हम बात करेंगे इमोशनल हेल्थ के ऊपर और इसका फिजिकल और मेंटल वेलबींग पर इसका क्या प्रभाव है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर अनिल नायर जी, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मुद्रा होलिस्टिक हीलर्स के। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में उनसे आज हम जानेंगे। तो वेलकम अनिल जी। थैंक यू सो मच रेखा जी। और सबसे पहले तो आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका देता हूँ। और जैसा कि अभी आपने कहा कि इमोशनल वेलबींग, देखिए इमोशनल का जो इट्स नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट। सबसे पहले तो बात ये आती है कि इमोशनल होना की पहचान क्या है, हम कैसे जज करते हैं कि सामने वाला इमोशनल है, सिम्टम क्या होता है। तो अगर मैं आपसे भी पूछूंगा तो आप भी या किसी से भी पूछेंगे तो बात आती है कि साहब इमोशनल होना हम जज करते हैं कि किसी की आंखों में आंसू आ जाएं जी, तो हम ये कहते हैं कि साहब सब या सामने किसी वाला की बात से फर्क पड़ जाना, दुखी हो जाना, तब हम हाँ समझते हैं कि ये बंदा इमोशनल है। राइट कि इमोशनल हो गया। हम्म। अब नेक्स्ट सवाल फिर यहाँ ये आता है कि क्या इमोशनल होना वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। जनरल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और जनरल अगर हम इस चीज को देखेंगे तो इमोशनल होना, लोग यही कहते हैं कि इमोशनल होना मतलब कमजोर आदमी जी, है ना, बट ऐसा नहीं है। इमोशनल होना स्ट्रेंथ है। अगर कोई इंसान छोटी बात पर या किसी भी बात पर बहुत जल्दी उसको इमोशनल हो गया यानी आंसू आ जाते हैं तो ये उसकी वीकनेस नहीं है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ कैसे है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेल और फीमेल दोनों में हार्ट अटैक किसको ज्यादा होता है? मेल। मेल को, राइट। आज की तारीख में आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर वहां पे 100 पेशेंट हार्ट के पेशेंट एडमिट है ना, तो 99 पेशेंट मेल होंगे, एक लेडी हो सकती है, एक फीमेल हो सकती है। और इसका रीजन क्या है? सिमिलरली ब्रेन हेमरेज मेल को होता है, फीमेल को नहीं होता, क्योंकि फीमेल जो हैं, लेडीज फीमेल, हमारी माताएं बहनें सब सब उस कैटेगरी में आ गए। उनकी स्ट्रेंथ है कि वो इमोशनल हैं, वो अपनी बात कह भी लेती हैं और रो भी लेती हैं, राइट। पर मेल जो है उसको बचपन से एक चीज सिखाई गई, क्या है लड़कियों की तरह रोता है, उसके रोने पर बैन लगा दिया। अब मेल जो है वो ग्रेजुअली बड़ा होता जा रहा है, राइट। पर बड़ा होते के साथ साथ उसके बैक ऑफ द माइंड एक चीज स्टोर हो चुकी है कि बेटा कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। तो सब हार्ट अटैक तो होगा, ब्रेन हेमरेज होगा। और एक बहुत ही फेमस डायलॉग भी एक मूवी का है, जी, मूवी का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मर्द को दर्द नहीं दर्द होता। नहीं होता, तो वो दर्द होने की वो आप जगह ही नहीं छोड़ी ना। बचपन हाँ, से ही उसको ये सिखाया गया है, खबरदार अगर तुम रोए तो, हाँ। क्या तुम लड़कियों की तरह रोते हो। अब बचपन से ही उसके दिमाग में एक चीज स्टोर हो गई कि यार कुछ भी हो रोना नहीं है। अब वो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन घर में बनी है, उसके कहीं पर भी बनी, जहां वो चाहता है कि मैं अपने आप को रिलीज करूं। रोना मीन्स रिलीज करना, लेकिन अम्मा ने कहा था रोना नहीं है। अब वो नहीं रो रहा, रोक रहा है, उस इमोशन को उसने अपने अंदर स्टोर कर लिया। वो जो इमोशनल ब्लॉकेज हो रही है, हार्ट अटैक तो होगा। तो इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी कहाँ कमजोर है? इसीलिए कमजोर है कि हम नेचुरल जो चीजें हमारे साथ होनी चाहिए हम उनको रोक रहे हैं, जबकि रोकना नहीं है। दैट्स वाई हमारे साथ अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन, जिनको हम कहते हैं अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन, क्या है? एंगर, फियर, रिसेंटमेंट, ईगो, ये सारे अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस हैं। पर किसी को ये कहना कि भाई गुस्सा मत किया कर, कहना तो बहुत आसान है,
पर क्या कोई कंट्रोल कर सकता है? बहुत मुश्किल है। और इनफैक्ट इसको कई लोग बहुत प्राउड की तरफ ही बताते हैं कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बहुत शॉर्ट मुझे टेम्पर्ड, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आता है। जैसे कि हम कहते हैं हाँ मैं तो डायबिटीज, मतलब हाँ कॉमन डिजीज है ना, हम जी। बड़े फख्र से कहते हैं अरे हाँ नहीं मैं तो हूँ ऐसा। ये नहीं मालूम कि भाई हॉस्पिटल तुम्हारे लिए ही खुले हुए हैं, डॉक्टर तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं तुम जैसों की। पर आपने कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल करने के लिए कहना बहुत आसान है कि गुस्सा मत करो, पर कैसे करोगे? क्योंकि आपने अपना रिमोट तो दूसरों को दिया हुआ है, बटन वो दबाते हैं और गुस्सा मुझे आता है। तो कंट्रोल मेरे पास तो नहीं है ना जी। अगर मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है तो मुझे अपना रिमोट भी तो अपने पास रखना होगा। वो तो मैंने दुनिया को बांट रखा है। फिर मैं कहता हूँ मुझे गुस्सा आता है, अरे सर गुस्सा आपको आता है, आपने क्योंकि अंदर स्टोर किया हुआ है। अब अगेन फिर वही आ जाती है, जब तक आप इमोशनल स्ट्रेंथ ही नहीं होंगे आप अपने को रिलीज कर ही नहीं सकते। कोई मेडिसिन से गुस्सा कम नहीं होने वाला। कोई मेडिकल वर्ल्ड की एक ऐसी मेडिसिन बता दो जिसको खाने से यदि गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, नेवर, नहीं हो सकता। लेकिन अनिल जी ये स्टोर कहाँ हो रहा है? ये बैक ऑफ द माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। हम सबकी प्रॉब्लम कॉन्शियस माइंड नहीं है, हम सबकी प्रॉब्लम सबकॉन्शियस माइंड है। आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई डॉग, कुत्ता है, चाहे वो घर का हो चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो, आप उसको डंडा मारो, ऑफ कोर्स वो रोएगा, भाग जाएगा। पर अगले दिन आप उसको बिस्किट या कोई चीज दोगे तो वो ये भूल जाएगा कि इसने डंडा मारा था, वो आपका बिस्कुट जरूर खाएगा। पर क्या किसी ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा हो सकता है कि आप किसी को डांट दो, फटकार दो और फिर अगले दिन कहो कि ले मिठाई खा ले और ये चॉकलेट खा ले? नहीं आएगा। बच्चों को छोड़कर शायद नहीं आएगा ना। इनफैक्ट हमारी लाइफ में भी, हमारी थ्रू आउट जर्नी के अंदर कितने लोगों ने हमें चॉकलेट दी है, मिठाई दी है, गिफ्ट दिए हैं, वो याद नहीं है। लेकिन कितनों ने हमारे कान पकड़े थे, हमें डांटा था, हमें जो भी मतलब इस तरह की हरकत, वो सबके नाम याद रहते हैं, हम भूलते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशन है जी। हम नेगेटिव को ही तो स्टोर कर रहे हैं, पॉजिटिव को नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली जब आप नेगेटिव अपने अंदर ज्यादा स्टोर करते जाएंगे तो पॉजिटिव नहीं होगा, तो आपकी इमोशनल ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी। और इमोशनल ब्लॉकेज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आप डिजीज में कन्वर्ट होंगे, वही चीजें डिजीज में कन्वर्ट हो रही हैं। तो ये इमोशंस अनरिजॉल्व कैसे हो जाती हैं? अभी सामने वाले ने गुस्सा किया हमारे ऊपर, अब ये तो बड़ा ही ऑब्वियस नेचुरल है कि ये स्टोर हो गया अभी हमारे बिल्कुल बिल्कुल हो गया। तो उस टाइम अब ये अनरिजॉल्व कैसे हो गया? अनरिजॉल्व इमोशंस की हम जो बात कर रहे हैं, तो जितनी भी चीजें, ईगो, फियर, रिसेंटमेंट, ये जैसे जो मैं बता रहा था, अब मान लीजिए अगर मेरे अंदर फियर है, फियर कई तरह से हो सकता है। यहाँ फिर एक सवाल आता है कि एक बच्चे के अंदर डर जो है वो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है? उस डर की, माने के वो बीज पहले कौन बोता है? शुरुआत तो बचपन से हुई है ना। जी जी। कौन बोता है? तो माँ है जो सबसे पहले बच्चे के अंदर डर पैदा करती है। सो जा, नहीं तो ये खा, फिर ऐसा हो जाएगा। हम बचपन से ही बच्चे को माँ डराना शुरू करती है। वो डर धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू करता है तो टीचर डराती है, फिर बड़ा हो जाता है तो फ्रेंड्स हो गए, कॉर्पोरेट में आ गया तो अदर दुनिया डराती है। हर जगह हमारे अंदर डर क्रिएट हो जाता है। डर की इतनी सारे उसके चेहरे हैं। लिफ्ट में जाने से कहीं को डर लगता है, जी जी, राइट। छत पे खड़े हो जाए तो बिल्डिंग के बाहर नीचे देखने में डर लगता है, हाइट का डर है उसमें, फियर ऑफ हाइट जिसको हम कहते हैं। फियर ऑफ रिवर है, नदी के किनारे नहीं जा सकते। हाँ। अब ये डर के इतने चेहरे हैं, मतलब अंधेरे से डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है। अब ये सारी चीजें जो हम क्रिएट करते जा रहे हैं, डर जो खड़ा हो रहा है, उसकी शुरुआत तो कहीं और से हुई थी, पर अब वो एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है कि डर लगता है, सब हम नहीं कर पाएंगे। स्टेज फियर है, 10 लोगों के सामने खड़े होकर बोलो तो अच्छे अच्छों की टांगे कांपती है कि नहीं? तो डर की शुरुआत बचपन से है। अब इंसान बड़ा हो गया और हम चाहते हैं कि उसके अंदर से उस डर को मार फेंक दें। इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। कोशिश करनी पड़ेगी, टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, ऑफ कोर्स उसे किया जा सकता है।
और बहुत लोग हैं जिन्होंने उसके ऊपर अपनी जीत हासिल की। अनिल जी, मैंने बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स के बारे में सुना है, तो इसमें ईएफटी क्या है और ये कैसे काम करती है? दैट्स वंडरफुल वर्ड। आपने जो नाम लिया ईएफटी का, पिछले अपनी 20 साल की जर्नी के अंदर जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज पर मैं काम कर रहा हूं और मैं जानता हूं ईएफटी इज द बेस्ट। चाहे आज उसकी इतनी पॉपुलैरिटी अभी नहीं है, लोग नहीं जानते ईएफटी के बारे में, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत से सैकड़ों हजारों लोग हैं जिन्होंने ईएफटी के अंदर मिरेकल्स की। सबसे पहली बेस्ट पार्ट यह है कि ईएफटी को सीखना सबसे आसान है। जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं वर्ल्ड वाइड, अराउंड 100 प्लस होंगी, उन सबको सीखने के मेथड, प्रोसेस, डेज, लंबे प्रोसेस। ईएफटी सीखना 3 से 4 घंटे की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई भी सीख सकता है, किसी भी एज ग्रुप का बंदा सीख सकता है। एंड रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ईएफटी के रिजल्ट अदर देन हीलिंग मोडालिटीज जितनी भी हैं उन सब में 100 टाइम बेटर है। ईएफटी ना सिर्फ इमोशन, क्योंकि एक चीज को हम समझें पहले कि हमारी लाइफ में जितने भी चैलेंज हैं, जितनी भी डिजीज हैं, उन सब का जो रूट कॉज है वो इमोशनल, और इमोशनल रूट कॉज जो हैं उनको अगर हमने क्योर करना है, उनसे अगर हमने उनको डिलीट करना है लाइफ से, तो ईएफटी इज द बेस्ट हीलिंग थेरेपी। तो कैसे काम कैसे करती है? काम कैसे करती है अगर हमें ये समझना है तो हम में से ज्यादातर लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक हीलिंग मोडालिटी है जिसका नाम है एक्यूप्रेशर। बहुत कॉमन है, बहुत दुनिया जानती है जी, राइट। जिसके अंदर आप देखेंगे लोगों ने अपने घर में वो दाल, स्टोन, कई चीजें लगा रखी होती हैं, उनको स्टोन को प्रेशर से करना बॉडी के पैरों में, हाथों में, कई जगह आपने देखा होगा। एक और हीलिंग मोडालिटी है उससे पहले जिसको कहते हैं एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में जिसमें नीडल्स का यूज होते हैं, चाइनीज बेस्ड थेरेपी है ये। और उस थेरेपी के अंदर ऑफ कोर्स वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, बट की बहुत पुरानी है, अराउंड मेरा ख्याल है कोई 500 साल पुरानी होगी शायद, और लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई क्योंकि हर इंसान के लिए, हर पेशेंट के लिए इस नीडल्स को ऑब्जर्व करना मुश्किल है। नेक्स्ट आ गया एक्यूप्रेशर। ठीक है, एक्यूप्रेशर में भी 100 प्लस मेरिडियन पॉइंट्स हैं जो बॉडी के अंदर है, सारा कंट्रोल है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो एक्यूप्रेशर के बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, और वो चैलेंज करते हैं कि दुनिया की शुगर ठीक हो जाएगी, बीपी ठीक हो जाएगा, लेकिन उनका खुद का नहीं हुआ। ठीक है, रीजन है उसके पीछे, बहुत बड़ा रीजन है। ईएफटी काम करती है अगर एक्यूप्रेशर में 100 प्लस मेरिडियंस हैं, मेरिडियन पॉइंट्स जो हमारी बॉडी में कंट्रोल सिस्टम कह सकते हैं हम उनको। ईएफटी के अंदर वो सारा कंट्रोल सिस्टम जो है वो 14 मेरिडियन पॉइंट में आता है पूरी बॉडी का। कहाँ 100 प्लस है जी, पर अब वो 14 है। फर्क दोनों में कहाँ ये है, ईएफटी बेस्ट क्यों बन गई, क्योंकि जब कभी भी आप, अगर मान लीजिए अगर आपका एक्सपीरियंस या किसी का भी ये एक्सपीरियंस रहा हो कि वो एक्यूप्रेशर गए करवाने, तो जब आप थेरेपिस्ट के सामने बैठते हैं और वो आपके पैरों में या आपके हाथों में, दोनों हाथों में उनका प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करके काम कर रहा है, उस समय पे आप क्या कर रहे हो, पेशेंट क्या कर रहा होता, कुछ नहीं कर रहा होता। ठीक है, वो हाथ दबा रहे हैं, सामने बैठे हैं, पेशेंट बैठा है, आप बैठे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रेस होगा तो दर्द महसूस, इतना ही होगा, पर आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। एग्जैक्टली, थॉट कहीं और है, माइंड कहीं और घूम रहा है, हम हैं वहां पर लेकिन वहां नहीं है। राइट। अब ईएफटी कैसे काम करती है कि ईएफटी के अंदर पेशेंट को खुद करना है सब कुछ। सबसे पहले तो अपने थॉट की प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, इसीलिए ईएफटी बाकी सबसे बेस्ट है। जा तन लागी वो तन जाने। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो उसका दर्द मैं महसूस कर रहा हूं,
राइट? अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो क्या आपको वो दर्द महसूस होगा? नहीं। सिंपल। बिल्कुल। महर्षि चरक, आयुर्वेद के जनक, उनके शिष्य बागभट्ट क्या कहते हैं कि जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो सबसे बड़ा वैद्य है। उस जमाने में उन्होंने कहा, क्योंकि अगेन फिर वही बात, जातन लागी वो तन जाने। दर्द अगर मुझे है तो उसका उसका जिसके ऊपर बीतती है उसी को वही पता समझेगा होता है, ना, वही समझेगा। हाँ। तो उससे अच्छा ठीक करने वाला दूसरा कैसे कर सकता है? एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, एज अ जो भी डॉक्टर होते हैं वो प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर है। उन्होंने ऑरा नहीं पढ़ा हुआ, उनको इमोशन से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इस मशीन को पढ़ा है, ये मशीन ही तो है ईश्वर की बनाई हुई, इस मशीन को पढ़ा है बस। अब इस मशीन के अंदर क्या क्या होता है उसने 5-7 साल के अंदर उस चीज को बहुत अच्छी तरह पढ़ा। लेकिन क्या मेडिकल प्रोफेशन में इमोशन पढ़ाया जाता है? नहीं। वहां तो इमोशन लेस कर दिया जाता है। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है ना आपने भी, कि अगर आप इमोशनल हैं तो बेटी का ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो वहां तो सारे तार काट दिए जाते हैं। तो एक डॉक्टर, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, वो किसी पेशेंट के साथ, चाहे उसको बीमारी कुछ भी है, उसके साथ इमोशनली अटैच तो होता ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना? लेकिन जो ऑल्टरनेट थेरेपिस्ट हैं जी, और बीमारी का सोर्स ही आया इमोशन से है। अपने वो ऑफ कोर्स बीमारी जो भी है उसका रूट कॉज इमोशनल है। हम काम कर रहे हैं डिजीज पे जी, उस रूट कॉज को तो हम देख ही नहीं रहे। दैट्स वाई वर्ल्ड वाइड आज की तारीख में मैं चैलेंज से ये बात कहता हूं कि मेडिकल वर्ल्ड के अंदर कोई भी मेडिसिन, या मैं चैनल पे कह रहा हूं आपके, डिजीज को क्योर नहीं करती। अब मुझे एक ऐसी डिजीज बता दो या मेडिसिन बता दो जो डिजीज से क्योर करती है। उसके सिम्टम्स को क्योर करती है, सप्रेस करती है। हाँ, सप्रेस करती है, राइट, क्योर नहीं करती। पूरे मेडिकल वर्ल्ड के अंदर कोई भी मेडिसिन आपकी डिजीज को क्योर नहीं करती है। और ये मेडिकल वर्ल्ड को भी मालूम है, डॉक्टरों को भी मालूम है। मैं पिछले 20 साल से ऑल्टरनेट थेरेपी में काम कर रहा हूँ। बहुत से मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर्स थेरेपी सीखने, ईएफटी, रेकी, बहुत सारी थेरेपी मेरे पास आते हैं सीखने, क्योंकि उनको भी मालूम है कि दवाइयों से ठीक नहीं होने वाले, पर इन थेरेपी से ठीक हो जाएंगे, और हुए हैं। हमारे पास रिजल्ट है, एग्जांपल है हमारे पास, क्योंकि ये रूट कॉज पे काम करना है। जब तक आप पेशेंट की किसी भी डिजीज की रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे, वो क्योर नहीं हो सकता। रिलीफ हो जाएगा, आराम मिलेगा, क्योर नहीं हो सकता। मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम या अपनी डिजीज को 100% क्योर कर दिया थ्रू ईएफटी, थ्रू रेकी। क्योंकि रेकी और ईएफटी का जो कॉम्बिनेशन है वो अल्टीमेट है। अनिल जी, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे मुद्रा होलिस्टिक हीलर्स एग्जिस्टेंस में आया और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? 2004 मैं उससे पहले गारमेंट इंडस्ट्री में रहा हूँ लगभग 16 साल। गारमेंट इंडस्ट्री, हाई फैशन गारमेंट इंडस्ट्री में मैं काम करता था। और 2004 में मैं था कीनिया में एज अ फैक्ट्री हेड। गारमेंट इंडस्ट्री थी, तो वहाँ पर छुट्टियाँ हुई 2-4 दिन की, तो हम लोग ऐसे फ्रेंड्स वगैरह घूमने निकल गए। तो हॉर्स राइडिंग था हमारे पास में, हॉर्स राइडिंग का शौक था, तो मैं भी हॉर्स राइडिंग कर रहा था। और मैं वहाँ घोड़े से गिरा और मेरा ये घुटना टूट गया, फ्रैक्चर हुआ। और फ्रैक्चर होने के बाद ऑफ कोर्स हॉस्पिटल का सारा प्रोसेस, और यहाँ से लेके पूरी टांग पे प्लास्टर चढ़ गया। और मतलब हम जिस काम के लिए गए थे वो सब समझने थे, भाई ये अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो क्या करें। फैमिली नहीं थी, फैमिली इंडिया में थी। कुछ दिन के बाद मेरी जो मेड थी, अफ्रीकन लेडी केनिया की, वो रेकी जानती थी। रेकी वर्ड उससे पहले मैंने कभी सुना नहीं था, क्योंकि मैं गारमेंट इंडस्ट्री का बंदा, मतलब सुबह से शाम 8 बजे फैक्ट्री जाना है, रात को 12 बजे घर आना है। इसके अलावा दुनिया क्या है मुझे पता ही नहीं, फैक्ट मुझे नहीं मालूम। हाँ, कुछ सब्जेक्ट थे जो मेरी हॉबी थी, जैसे वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी, वो मैं जरूर करता था, लेकिन हॉबी थी। प्रोफेशन कभी होगा कभी नहीं सोचा था।
तो वो जो लेडी थी वो मेरे को, मेरी प्लास्टर चढ़ा हुआ है टांग के ऊपर, तो वो मेरे को कहती है कि आई वांट टू हील यू। हीलिंग वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ। तो व्हाट्स द हीलिंग, व्हाट्स द रेकी। उसने दोनों हाथ रखे मेरे घुटने के ऊपर, प्लास्टर के ऊपर, और मेरे को जैसे हीलिंग करती है, ऐसी ही गर्मी थी वहां पर। और वहां तो वैसे ही गर्मी ज्यादा होती है जी। तो नेचुरली जब आपके प्लास्टर अगर चढ़ा है तो ईचिंग बहुत होती है, आप कर कुछ नहीं सकते। अब हुआ क्या कि उसने जैसे ही मुझे हील किया, मैं हैरान, क्योंकि वो जो ईचिंग हो रही थी वो एकदम से गायब हो गई। बड़ा वंडरफुल रिलीफ। मैं हैरान, मैंने कहा यार, मन में तो यही आया, मैंने कहा यार इसने किया क्या है, मतलब अब मैं कहूँ तो कहूँ किससे, कोई था ही नहीं वहां पे। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा कि नाम भी भूल गया उसका, तो से अगेन तो उसको दोबारा उसने किया, बहुत अच्छा लगा। फिर उससे पूछा व्हाट इज द रेकी, कागज पे लिख के दिया वर्ड उसने, उठाया लैपटॉप और मैं फिर रेकी ढूंढने लगा। विद इन 2-3 डे में ये समझ में आ गया कि ये हीलिंग मोडालिटी है और इसी तरह से आप किसी को भी हील कर सकते हो। 6 महीने बाद जब मैं इंडिया वापस आया तब मैं क्रॉच लेके चलता था, और यहाँ के हॉस्पिटल जो है, इवन ऑल इंडिया में भी रिपोर्ट्स वगैरह सब दिखाई, तो डॉक्टर सबने कहा कि साहब आप लाइफ टाइम ऐसे ही चलोगे क्रॉच लेके। मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि यार ये ऐसे कैसे चलेगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ध्यान आया कि रेकी सुना था, फिर मैं एक रेकी मास्टर हैं उनसे मिला, रेकी सीखी और अपने पे काम किया। और अगले 3 महीने या 4 महीने लगे होंगे शायद, क्रॉच छूट गई। अच्छा, और आपने खुद हील किया? खुद yes. किया। अब जब वो मिरेकल मेरे साथ हुआ तो मैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरे दिमाग की सब घंटियां बजने लग गई। और मैं ये सोचने लगा कि यार अनिल नैयर, अगर तेरे साथ ये हो सकता है तो ठीक हो सकता है, तो दुनिया बहुत है भाई। मैं छोड़ो नौकरी को, अब इसी में काम करेंगे। और बस उस आनंद फानंद में मैंने रिजाइन दिया। मैं उस समय गुड़गांव की एक फैक्ट्री थी, गुड़गांव नहीं, नोएडा की एक फैक्ट्री थी, उसमें जनरल मैनेजर था। अच्छी सैलरी, गाड़ी सब कंपनी में दी हुई थी। एक ही शॉट में मैं नौकरी छोड़ दी, और 1 हफ्ते तक मैंने घर में नहीं बताया, क्योंकि डांट पड़ेगी। हाँ। सब अगेंस्ट, वाइफ पेरेंट्स सब अगेंस्ट कि भाई ये 1 हफ्ते से कहाँ, मैं सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ और अब मैं जा नहीं रहा। तो उनको भी टेंशन कि भाई क्या हुआ। तो मैंने धीरे से हफ्ते बाद बताया कि जी मैंने नौकरी छोड़ दी। अब क्या करोगे? अब ये सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास कि मैं क्या करूंगा। मैंने कहा ऐसा है कि अब मैं उस इंडस्ट्री में वापस तो नहीं जाऊंगा, पर हाँ अब जो भी करूंगा अजूबा करूंगा, पर मुझे थोड़ा टाइम दो। एंड थैंक यू कि मेरी वाइफ ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे बैक एंड पे खड़े रहे। और फिर मैंने धीरे धीरे इन ऑल्टरनेट थेरेपीज को सीखना समझना शुरू किया, और लगभग 1.5 साल या 2 साल के करीब मैंने ढूंढ ढूंढ के पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसे गुरु, ऐसे टीचर ढूंढे जो मास्टर थे। अब तक मैं अगर मैं याद है मुझे, जो टोटल काउंट करूं तो 17 दीक्षाएं ले चुका हूं, डिफरेंट डिफरेंट गुरुज, डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटी से। पर ढूंढे सारे मैंने हीरे, तो हीरे तो नहीं कहूंगा, मास्टर्स। एक्चुअल में वो मास्टर्स थे जिनसे मैंने सीखा, जिनसे मैंने, यस। और बिल्कुल परवाह नहीं की कि किसने कितनी, किसकी कितनी फीस थी, किसके और कितना मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा है, कोई परवाह नहीं। लेकिन कोशिश ये थी कि मेरे को जहां से जो भी ज्ञान लेना है, किसी से कोई नॉलेज लेनी है, कुछ सीखना है, तो बेस्ट चाहिए। सिमिलरली जैसे कि आज हम अपने बच्चे का अगर एडमिशन कराना होगा तो बेस्ट स्कूल ढूंढते हैं जी। अगर मुझे ट्रीटमेंट कराना है तो बेस्ट हॉस्पिटल ढूंढते हैं। तो ऑल्टरनेट थेरेपी में भी जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उन, स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, जो इस प्रोफेशन में आने वाले हैं, बेस्ट टीचर ढूंढिए सस्ते में, और 99 रुपए वालों के चक्कर में मत पड़ो। जेन्युइन ढूंढो, बेस्ट ढूंढो और उस पर काम करो, रिजल्ट मिलेगा। मैंने अपनी लाइफ में अपने पे काम किया,
और आज की तारीख में इस 20 साल की जर्नी के अंदर सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग। मैंने नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उनको ठीक किया है, नहीं, काम उन्होंने ही किया, मैंने सिर्फ उनको रास्ता दिखाया। दिस इज द राइट वे, आप उसको फॉलो करो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। उन्होंने किया, रिजल्ट मिल गया। ये बहुत सही बात बोली आपने कि 99 के चक्कर में मत पड़ो, सही गुरु, सही व्यक्ति से, सही मास्टर से सीखना है आपको। तो लेकिन सही मास्टर की पहचान कैसे करें? या ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट है। उसका तरीका ये है कि आप, पहली बात तो जनरली जो हमारा एक ट्रेंड बन चुका है, हम कुछ भी सीखना है अल्टरनेट थेरेपी में, सपोज हमें रेकी सीखनी है, ईएफटी सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, आजकल सब ऑनलाइन अवेलेबल है। पहला काम जी, हम चाहते हैं कि घर कहीं जाना ना पड़े, घर बैठ के यूट्यूब से सीख लूंगा। अरे भाई, इंटरनेट के ऊपर सारा मटेरियल सही मिलेगा, इस बात की गारंटी क्या है? आप कैसे जज करेंगे? मुश्किल है ना। तो सबसे पहला काम के अपने नजदीक चाहिए और घर के पास मिले, उस फ्रेम से बाहर आ जाओ। आप ये मत सोचिए कि आपको हर चीज आपके घर के नजदीक मिलेगी तो अच्छी ही मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है किसी चीज, किसी एक सब्जेक्ट का मास्टर कहीं दूर बैठा हो, तो प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा ना। जी, कुआं तो चल के नहीं आएगा, तो आपको जाना पड़ेगा। आप जाइए, करिए मेहनत। और आजकल मुश्किल क्या है रेखा जी, आजकल की नई जनरेशन जो है ना, मेहनत नहीं करना चाहती। आजकल की नई जनरेशन जो है ना, शॉर्टकट। इसीलिए वो 99 वालों की दुकान खूब चल रही है, क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए। मेहनत नहीं करना, फटाफट काम हो जाए, बस आज सीख लिया है और कल लाख रुपया कमा लें, ऐसे लोग चाहते हैं। वो नहीं हो सकता। लेकिन इसका इम्पैक्ट करियर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसका रहेगा। डेफिनेटली, जहां अगर आपने शॉर्टकट में सीखा है तो आप ज्यादा देर नहीं टिकोगे मार्केट में। जी, अगर आपने अपना करियर इस ऑल्टरनेट थेरेपीज में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो भाई पेशेंस तो पहले आपको खुद अपने में लानी होगी ना। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपने सब काम जल्दबाजी में किए हैं, तो आगे भी वैसे ही मिलेगा। आपने सही चीज की सही कीमत नहीं अदा की है, आपको भी नहीं मिलेगी। लॉ ऑफ कर्मा, जो बोओगे वो काटोगे। अगर आपने 1 लाख रुपए बोए नहीं है, तो 1 लाख क्या, क्योंकि जो बोते हैं वो 10 गुना कन्वर्ट होता है। जी, जब आपने 1 लाख बोए नहीं है तो 10 लाख कहां से आएंगे? आपने तो 90 रुपए बोए हैं ना, 99 बोए हैं, तो उसका 10 गुना होगा, इससे ज्यादा तो होने वाला नहीं। सिंपल सा फॉर्मूला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि जो दोगे वो लौट के आए। आप देना नहीं चाहते हो तो आएगा भी नहीं। तो पहले देने का मादा क्रिएट करना, अपने आप में ये, अपने आप को तोड़ना कि यस, मैं पहले अपने आप में काम करूंगा। मैंने अगर रेकी पे काम करके लोगों को सिखाना शुरू किया 5 साल बाद, 5 साल तक मैंने अपने पे काम किया, लोगों को, लेकिन पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं मैंने। हीलिंग का इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मैंने क्लासेस शुरू की, जब अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि यार अब आ जाए, कोई भी आ जाए। अनिल जी, ऐसी कौन सी स्ट्रांगली, ऐसी कौन सी चीज थी कि आपने एकदम से कॉर्पोरेट जगत से इसमें आने का डिसीजन ले लिया? जैसे जनरली आज हम कॉर्पोरेट जगत को छोड़ते हैं तो ये सोचते हैं कि बैकअप प्लान करते हैं, आगे का देखते हैं कि इनकम जनरेशन कैसे बनेगी हर मंथ की, लेकिन आप कह रहे हैं कि 5 साल तक आपने खुद अपने ऊपर काम किया। जी बिल्कुल। तो क्या कोई बैकअप प्लान किया या कोई ऐसी चीज थी जिसने आपको बहुत बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया? डेफिनेटली मेरे सामने एक चैलेंज यही था कि यार, मैं, मेरे साथ जो, क्योंकि वो अगेन फिर वही बात कहूंगा, जा तन लागी वो तन है, मैं उस दर्द को महसूस कर चुका था एक्सीडेंट के बाद। मुझे ये लगा कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो कितनी दुनिया है जो, कितने परेशान लोग हैं, तो मैं कहीं कुछ 2, 4, 10, 100 लोगों की भी हेल्प कर पाया उस ट्रॉमा से बाहर निकालने में, तो कम नहीं है। शुरुआत तो थोड़ी सी होगी ना। जी, जी। बस वो चीज दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे उन लोगों को जो मेडिकल से, अपनी बीमारियों से परेशान है, और मैं बिना मेडिसिन के उनको क्योर करवा सकता हूँ, और वो हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि आपने खुद एक्सपीरियंस था। ठीक है, मेडिसिन छूट गई, कोई जरूरत नहीं थी। जब वो कॉन्फिडेंस बना, और कॉन्फिडेंस के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, ये शुरुआत, अगर मैं ये सोचता कि भी मैं नौकरी करता रहूं, जॉब भी करता रहूं, और उसमें संडे को 2-4 घंटे इधर लगाऊंगा तो कर लूंगा, नहीं हो सकता।
मुझे एक साइड चुननी होगी, या तो इस साइड या उस साइड। अगर मैं ये सोच के काम शुरू करूंगा कि यार मैं पार्ट टाइम, जनरली हम कहते हैं ना यार एक पार्ट टाइम जी काम शुरू जी कर रहा हूँ, अगर हाँ। मैं पार्ट टाइम बेस पे इसको लेता तो नहीं होता, मैं शायद उसी इंडस्ट्री में पड़ा होता। और आज तो खैर उठा के मेरे को इंडस्ट्री की बात फेंक देती। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ आपका फोकस और एक क्लियर 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 माइंड, इंटेंशन, क्लियर माइंड क्लियर माइंड, उस जी। कि यस मेरे सामने टारगेट बड़ा क्लियर था कि मुझे मैक्सिमम लोगों को हेल्प करनी है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं हो सकता हूँ तो और भी हो सकते हैं। तो उसकी शुरुआत होगी तो छोटे से ना जी मेकिंग, और उसके अच्छे रिजल्ट मिले। अब उस इंडस्ट्री के वो लोग जो मेरे को कहते थे तू बेवकूफ है, तू पागल है, तू नौकरी छोड़कर इस काम में जा रहा है, आज कंपनियों ने उनको निकाल दिया है नौकरी से, वो कुछ नहीं कर सकते। अब वो मुझे कहते हैं कि यार तू बहुत बढ़िया रहा, तूने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया। ये फर्क है जी। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी लाइफ के अंदर रिटायरमेंट तो है ही नहीं, मेरी रिटायरमेंट नहीं होनी। अब वो रिटायर हो चुके हैं और उनको कोई पूछ नहीं रहा। मैं तो आज ऐसे प्रोफेशन में हूं कि मैं जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी मेरी डिमांड बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। राइट। संडे नहीं है मेरी लाइफ में, हाँ। कोई छुट्टी नहीं है, क्यों करनी है छुट्टी, इसलिए चाहिए, कोई जरूरत नहीं है छुट्टी की। कहते हैं आराम कर लो, रेस्ट कर लो, अरे रेस्ट करेंगे एक ही बार करेंगे, जल्दी क्या है। बिल्कुल। तो जब आपके फोकस माइंड सब कुछ क्लियर होगा ना थॉट्स के, यार मुझे ये करना है, हाँ। तो डिवाइन भी आपकी हेल्प करता है। बिल्कुल। अब मेरे को अगर कोई चीज चाहिए, कुछ होना है, कहीं मिलना है किसी से, आप बिलीव नहीं करेंगे रेखा जी, मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जैसे वो चीज थाली में सच के मेरे सामने आती है कि लो जी ये आ गया, काम करो। मेनी टाइम्स। क्योंकि आपका फोकस और इंटेंशन बहुत क्लियर है, तो वो चीज आपको देखिए मिलती बड़ी है। सीधी सी बात है, आप अगर अल्टरनेट थेरेपीज पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने पे काम करना है। और उसमें सबसे पहला रोल ये आता है कि यार किसी को बेवकूफ नहीं बनाना, जो बात सही है वो सही बताओ, जो चीज नहीं हो सकती नहीं हो सकती। अब कल को मुझे कोई फोन आया और उन्होंने ये कहा कि सर कैंसर पेशेंट है, आप हीलिंग से ठीक कर दो, मैं जानता हूँ वो नहीं ठीक होने वाला। अब मैं अगर ये कहूँगी नहीं जी ठीक है आप कल से आओ, हम आपकी हीलिंग करेंगे और 1-2 महीने हीलिंग करें, उनसे 30-40 हजार रुपये भी ले लूँ, उसके बाद वो थैंक यू बाय बाय, वो तो चले गए, क्या फायदा हो, क्योंकि वो ठीक नहीं हो सकता। जी जी। साफ क्या होना कि भाई नहीं हो सकता। हाँ जिस चीज पे काम हो सकता है, जिस थेरेपी में, अब अगर कोई शुगर का पेशेंट है, डायबिटिक में जिसको हम कहते हैं, बीपी है, माइग्रेन है, थायराइड है, इस तरह की डिजीज पे काम हो सकता है, ये ठीक हो सकती है, ये हीलिंग से ठीक हो सकती है। होने को कैंसर वाला भी हो सकता है, लेकिन अगर एज ज्यादा हो गई है तो कैसे रिकवरी करोगे जी। हर चीज का एक टाइम लिमिट है ना। कोई भी केस स्टडी के अंदर आपको ये देखना होगा कि उस पेशेंट के साथ, उसके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो कितनी पुरानी है और एज क्या है, क्या रिकवरी हो कर पाएगा, क्या पेशेंट का अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है। अगर पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है तो मैं क्या, कोई भी जितना मर्जी जोर लगा ले, नहीं कोई भी नहीं फील कर सकता। बिल्कुल सही। चाहत तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर चाहत ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे। तो बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, खाली ये कहना कि नहीं जी सारे ठीक हो जाएंगे ऐसा नहीं। हाँ हो सकते हैं पर खुद मेहनत करनी है। मेरे पास जितने लोग आते हैं, जितने पेशेंट आते हैं, हम सबको साफ कहते हैं कि अगर आप खुद मेहनत कर सकते हो तो शुरू करो, अगर आप खुद नहीं कर सकते हमारे भरोसे मत करो। हाँ, तो इसका मतलब हील होने के लिए सबसे पहले विल पावर चाहिए। विल पावर नहीं है तो कोई भी हीलिंग काम नहीं करेगी। सीधी सी बात। आप स्टोन पहन लो, उसको क्रिस्टल पहना दो, दुनिया भर के मैंने आजकल देखा हीलर, किसी क्रिस्टल पहना रखे, किसी कुछ पहना रखा है, सब कुछ नहीं होता उनसे। थोड़े टाइम के लिए रिलीफ हो सकता है जी, लेकिन ये कहोगे कि बिल्कुल सारा क्योर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पर इतनी सच्चाई पे जनरली लोग बताते नहीं है और इसी पे बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारे जी। सच कहना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि हमको डर लगता है। हम लोग जो काम कर रहे हैं ना जनरली जो मार्केट में, हम वो काम कर रहे हैं कि डराने वाला, कि डराएंगे तभी तो ये आएगा। काट के आंधी बार-बार भी है ना, दो ही धंधे चल रहे हैं, एक डर का और एक एंटरटेनमेंट का। बस
तो काट की हड्डी बार बार थोड़ा चढ़ती है। अब हाँ। एक बार किसी को डरा लोगे, 2 बार डरा लोगे, नहीं होता। इसलिए बेस्ट ये है, आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर अगर हीलिंग मोडालिटीज पर किसी भी सब्जेक्ट पे काम करना है, पहले अपने पे काम करें। अगर आप अपने आप को नहीं सुधार पाए तो दूसरों को नहीं सुधार सकते। बिल्कुल। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मस्त रहता हूँ। लोग समझते हैं कि अगर हीलिंग में काम कर रहे हैं तो सुबह जल्दी उठना है, पूजा पाठ ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान पे बिलीव नहीं करता। जी जी। बिलीव है। मैं सुबह 5:30-6 बजे उठता हूँ, अपना साइकिल चलाता हूँ, घूमता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन ये कहना कि जी 5 बजे उठ के हम सुबह घंटी बजानी शुरू कर देते हैं भगवान जी के आगे और अब हम सब ठीक रहेगा, तो भगवान जी थोड़ा ठीक करेंगे। कर्म अपने ठीक नहीं किए हमने, जी जी। और घंटी बजाने से हम सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। हम अपने के अंदर झांकना नहीं चाहते, ये फैक्ट है। जीवन का सच यही है। हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं पर खुद नहीं सुधरना चाहते। क्योंकि हम ऐसे उंगली करो तो पता है ना 3 मेरी तरफ है, सबको मालूम है। बिल्कुल। और ये जो 3 मेरी तरफ है जो मेरे को इंडिकेट कर रही है कि बेटा खुद सुधर ले, नेवर, वो नहीं सुधरना चाहते। हम चाहते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। सारी प्रॉब्लम बाहर है, मैं तो दूध का धुला हूँ, मैं तो ऊपर से प्रकट हुआ हूँ। हम ये मान के चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। दैट्स व्हाई कि लोग इतने परेशान क्यों है, चाहे वो ज्योतिषी भी है। अब वो क्या लगता है जितने ज्योतिषी हैं सब सुखी हैं, जितने डॉक्टर हैं सब सुखी हैं? नहीं है। अंदर झांको तो पता चलता है कौन कितने पानी में है। हाँ। मेरे पास तो सारी कहानियां खुलती है ना। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, भाई अपने पे काम कर लेते हैं। कर्म, अपने कर्मा को सुधार लो ना। वो नहीं करना चाहते, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। इसीलिए नानक ने कहा ना, नानक दुखिया सब संसार। तो नानक ने क्यों कहा था? आज थोड़ा कहा था, नानक ने तो सैकड़ों साल पहले कहा था। तो क्यों कहा था उसने? क्योंकि उसको पता था कि भाई ये इंसान जो है इसकी समझ में नहीं आने वाली, ये ऐसे ही भटकता रहेगा, हॉस्पिटलों के चक्कर काटता रहेगा। चल रही है, सबकी दुकान चल रही है। अनिल जी, बच्चों में करियर और फ्यूचर को लेके एक फियर है, मे बी शायद फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का फियर। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, और इसको क्या हील किया जा सकता है, इसको निकाला जा सकता है इस डर को? डेफिनेटली। देखिए, अगेन बात वहीं आ जाती है, शुरुआत बचपन की। टीनेजर या यंगस्टर्स जो हैं जिनके सामने आज एक चैलेंज है फेलियर का, तो वो स्टेज क्यों है? शायद बेटा इंजीनियर नहीं बनना चाहता पर फादर बनाना चाहता है, क्योंकि फादर खुद इंजीनियर नहीं बना। ठीक है, वो कोई भी बिजनेस में हो सकता है, लेकिन आज वो ये चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, वो ये चाहता है। पर बेटा नहीं बनना चाहता। अब आप क्या करोगे? देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बच्ची थी लगभग 8-9 साल की, उसको डांस करने का बहुत शौक था और बहुत अच्छी डांसर थी, गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं। वो स्कूल से आती थी अपनी ड्रेस चेंज करके, खाना वाना खा के, रेडियो, उस जमाने में रेडियो होते थे, रेडियो पे गाने आते थे और वो उन गानों पे डांस करती थी घर के आंगन में। सब बड़े खुश होते थे। अचानक एक दिन क्या हुआ कि उसका फादर, उस लड़की का, शायद जल्दी घर आ गया, पर उस फादर के साथ ऑफिस में कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से उसको गुस्सा था, नाराजगी थी, वजह कुछ। अब वो जैसे ही दरवाजा खोल के घर एंटर करता है तो देखता है कि बेटी किसी फिल्मी गाने पे डांस कर रही है। जैसे ही उसने उस मोमेंट में एंटर किया, देखा, खबरदार अगर आज के बाद डांस किया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। वो बेटी जो डांस कर रही थी, बच्ची, एकदम सन्न रह गई। उसको तो नहीं मालूम ना कि फादर की नाराजगी, गुस्सा किस बात पर है, क्योंकि डांस तो वो पहले भी करती थी, बात को पता था। लेकिन उस दिन फादर का मूड खराब था। उस दिन फादर का मूड खराब था। तो खबरदार, आज के बाद तूने डांस किया तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। उस दिन से उस बच्ची ने डांस करना बंद कर दिया।
अब वो ट्रॉमा जो था उसके बैक ऑफ द माइंड में स्टोर हो गया। बाप तो अपनी बात कह के सो गया चाय पी के, पर उस बच्ची के साथ क्या हुआ, अब उसको ये हो गया कि उस दिन के बाद उसने डांस नहीं किया। फिर वो बड़ी हो जाती है, एजुकेशन पूरी कर लेती है, जॉब प्रोफेशन में भी रही होगी, और एक दिन अचानक उसकी शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद उसकी मैरिज लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रही, प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड के साथ ट्यूनिंग नहीं बन रही है, रीजन कुछ भी हो सकता था। अब जब वो केस मेरे पास आया तो जब अब मैंने उसके साथ बैठ के बातें की तो कहानी आके कहां से पकड़ में आई कि उस बच्ची को तब रोका गया था, जिसका रिजल्ट अब आ रहा है। अब वो इस कदर डिप्रेशन में है, कुछ कर नहीं पा रही। आजकल के हमारे बच्चे जो करना चाहते हैं पेरेंट्स उनको वो नहीं करने दे रहे। पेरेंट्स का जो फेलियर रहा है, पेरेंट्स जो नहीं कर पाए उनसे वो करवाना चाहते हैं, तो बच्चों में फियर तो रहेगा ही रहेगा। अब सिंपल सी बात है ना, मैं एक बहुत अच्छी तरह याद है, कई साल पहले एक ब्रिगेडियर साहब के साथ मेरा बैठना हुआ। अब वो ब्रिगेडियर साहब का आर्मी से, ऑफ कोर्स ब्रिगेडियर छोटी रैंक नहीं होता, लेकिन उनका बेटा जो है वो फौज में नहीं जाना चाहता। उनका बेटा जाना चाहता है डीजे बनाना, डीजे बनाना है अपना। अब आप सोचिए उस फादर पे क्या बीत रही होगी कि वो तो ब्रिगेडियर रैंक का बंदा और बेटा उसका जो है वो डीजे मास्टर बनना चाहता है। गैप कितना है, बहुत बड़ा गैप है। लेकिन उस फादर ने वो चीज एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वो एक एजुकेटेड ब्रिगेडियर, उसने समझ लिया कि यार अगर इसका ट्रेंड या उसका झुकाव उधर है तो उसने जबरदस्ती तो उसको फौज में नहीं भेजा। अगर भेजता तो बच्चा फेलियर होता। उसने कहा कि नहीं ठीक है, तुझे डीजे बनाना है ना, तो डीजे बना। फादर को थोड़ा टाइम लगा अपने आप को एडजस्ट करने में, कर लिया क्योंकि फौजी था, उसने कर लिया। पर आज दोनों है, दोनों खुश हैं। बच्चा अपनी जिंदगी में खुश है, कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है वहां पे। अब अगर इसी तरह जो बच्चे आज के टीनेजर्स अपने प्रोफेशन वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर है या डॉक्टर की तरफ, मेडिकल में, किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं, पर अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, तो फियर है फेलियर का। अगर वो अपनी मर्जी से जा रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं कि पैशन क्या है, पैशनेट है कि यार नहीं मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, ठीक है ना। कोई बच्चा है जो चाहता है कि नहीं मुझे क्रिकेटर बनना है, पेरेंट्स ने मिलकर कहा कि ठीक है भाई तू क्रिकेटर बन। अब स्ट्रेस किस बात का है? अब तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब स्ट्रेस इस बात का है ना कि अब तो मैं खुद चुन के इस एरिया में आया हूँ। हाँ। अब सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो घर वाले छोड़ेंगे कोई स्ट्रेस नहीं है, यही तो गलती है। हम बच्चों को इतना डरा देते हैं कि बेटा अब तूने फेलियर हुआ तो देख तेरी हम क्या करेंगे। क्यों? एक बड़े बड़े बिजनेसमैन तक फेलियर हो जाते हैं यार, ऐसी क्या बात है? लाखों करोड़ों रुपए डूब जाता है लोगों का। तो कहीं ना कहीं इस फेलियर को एक्सेप्ट करने में मिसिंग है क्या? यहाँ सबसे बड़ा जो लैक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये कहूंगा कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड नहीं करते। हमारे घरों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यार एक टाइम तो बैठ के खाना इकट्ठे खाओ ना बच्चों के साथ, नहीं है, टाइम ही नहीं है। और अब तो हम फ्लैटों की दुनिया में आ गए, तो कोई अपने कमरे में खाना खा रहा है, सब अपने अपने कमरे में खा रहे हैं। सिस्टम तो हमने ही बिगाड़े हैं ना। इससे पहले क्या होता था, घर में कितने टीवी होते थे? पहले थे ही नहीं, और जब आया तो एक होता था। परिवार इकट्ठा बैठ के टीवी भी देख रहा होता था, खाना भी खा रहा होता था। अब हमने हर घर में, हर कमरे में टीवी लग गए, तो सब अपनी अपनी मर्जी का देख रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी से चल रहे हैं। हम एक दूसरे को समझ नहीं रहे ना। हाँ। तो यहाँ सबसे बड़ा लैक ये है कि पेरेंट्स की कमी है कि आप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, बच्चों के साथ बैठ नहीं रहे। एटलीस्ट घर में रात का डिनर तो इकट्ठे बैठ के करो यार, डिस्कशन करिए ना बच्चों के साथ, बच्चों के सब्जेक्ट, बच्चों के करंट अफेयर पे डिस्कशन करिए ना। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं करना चाहते? मेरी डॉटर और मेरा बेटा जो है, अब तो क्या डॉटर की तो शादी हो चुकी, तो बेटा मैंने उस टाइम में हमने डिस्कशन किया था उस टॉपिक के ऊपर जब दिल्ली के अंदर वो अपना रेप केस हुआ था, निर्भया वाला। तब ये बच्चे दोनों स्टूडेंट थे,
आई थिंक 10वीं या 12वीं में पढ़ते होंगे। एक छोटा था एक बार, हमने डाइनिंग टेबल पे बैठ के उस टॉपिक के ऊपर सबने डिस्कशन किया था कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या आज के पेरेंट ये करते हैं? नहीं करते। नहीं करता। तो नहीं, आप बच्चों को अपना फ्रेंड बनाइए ना, आप उनके बॉस या माँ बाप बन के ही क्यों जीना चाहते हो? उनके अंदर डर तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आए कि बेटा या बेटी बाहर जाकर अगर कोई हरकत करके कुछ भी करके आया और आपको मालूम नहीं है, इसका मतलब आपने डर क्रिएट कर रखा है जी। मैं कहता हूँ मजा वो होना चाहिए कि चाहे दोनों बाप के बच्चे 2-4 जो भी हैं, आजकल खैर है नहीं 2-4, अब तो एक का ही जमाना रह गया, पर अगर हैं और वो बाहर कुछ भी करके आए, आकर सही सही सारी बात आपको बताएं। अच्छा किया तो भी, गलती हुई है तो भी बताएं, पर वो तभी बताएंगे जब आप उनके दोस्त बनेंगे। अगर आप बंदूक लिए बैठे हो तो फिर तो नहीं बताने वाले ना। तो वो गैप बढ़ता जा रहा है। गैप बढ़ेगा तो नेचुरली बच्चे अपने आप को, फेलियर का डर है उनके अंदर, क्योंकि वहां हुए तो बाहर के लोग उंगली उठाएंगे और घर में घर के थानेदार बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं पे मैं ये सुन पा रही हूँ कि फियर का जो मेन सोर्स है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस ना करने की वजह से जी बिल्कुल शायद बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हम शेयर नहीं कर रहे हैं। हमने क्या कहते हैं, मेल शॉविनिज्म भी कह सकते हैं हम इसको, हमने वो क्रिएट किया हुआ है कि दादागिरी चलेगी तो हमारी चलेगी, जो चलेगी वही तुम्हारी चलेगी। आपस में समझो ना, वक्त बदल गया है, बहुत हालात बदले हैं। और अब एक जमाना था जब हम बच्चों को कहते थे, स्कूल वाले भी कहते थे कि बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देना। आज तो स्कूल ही मोबाइल के ऊपर आ गया, अब क्या कर लोगे आप? बिल्कुल। आज के छोटे बच्चे को, 5-6 साल 7 साल के बच्चे को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। जो आपको हमारी एज में हमें मालूम है वो उन बच्चों को अभी से मालूम है। जी जी। तो वो गैप तो खत्म हो चुका है। अब आप किस चीज को छुपा रहे हो? इसलिए बेटर ये है कि छुपाने की बजाय सामने सामने आ जाओ, आओ जी खुल के बात करेंगे, क्या दिक्कत है बात करने में? डर क्यों रहे हैं हम? वो डर हमारे अंदर है, हम बच्चों को धमका रहे हैं, बच्चे अलग अपने करियर में। मतलब पेरेंट्स को पहले अपने डर पे काम करना है, ऑफ कोर्स, तभी वो बच्चे के अंदर। और वहां पर भी ईएफटी बहुत अच्छा हेल्प करती है। मतलब मैंने आपसे कहा ना रेखा जी, आपने जब सवाल पूछा ईएफटी के बारे में, तो वर्ल्ड वाइड जितनी भी हीलिंग मोडेलिटीज हैं, सबसे बेस्ट हीलिंग मोडेलिटी ईएफटी। दावे से कह सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ इस बात एविडेंस के साथ, इंस्टेंट को रूप आंसर दे सकता हूँ, कोई भी आ जाए मेरे सामने इंस्टेंट रिजल्ट दिखा दूंगा। और इस पे कितना समय लगता है? क्या इसका कोई सेशंस में होती है? 3 से 4 घंटे मैक्सिमम। अच्छा, सीखने में। और किसी भी तरीके के एंगर को या किसी भी तरीके के इमोशंस को सब रिलीज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे सीखने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, आपको काम करना पड़ेगा जी। आपको जो भी है उनकी कितनी प्रॉब्लम, कितनी पुरानी है, कितनी बड़ी है, उसके अकॉर्डिंगली हम बैठकर फिर वही तो समझाते हैं कि आपको इतना टाइम लगेगा, इतना काम करना है, इतनी मेहनत करनी है, तो रिजल्ट आएगा। जी जी। और रिजल्ट सबको मिलता है। आज तक मेरे पास एक भी ऐसा मेरा स्टूडेंट या मेरा पेशेंट नहीं है जिसने मुझे ये कहा हो कि उसको रिजल्ट नहीं मिला। तो आप खुद ही ट्रेन कर देते हैं? हम लोग ट्रेन ईएफटी की टेक्निक्स में? बिल्कुल, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रेगुलर रहते हैं, लोग आते हैं, सीखते हैं। और लोगों ने मिरेकल्स, मतलब ऐसे ऐसे रिजल्ट लोगों को मिले हैं, कहीं तो मैं हैरान रह गया कि यार ये तो कमाल हो गया, और हुआ। अनिल जी, कोई भी एक ऐसा मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? मैं आपके व्यूअर्स को दिल से एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि अल्टरनेट थेरेपीज में या हीलिंग्स में अगर आपको आना है, आपको इसमें काम करना है, तो सबसे पहले अपने पे काम करें। किसी भी हीलिंग मोडेलिटी को शॉर्ट टर्म में सीख कर अपने आप को हीलर ना बनाएं कि आप बहुत कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने अपने पे काम नहीं किया। जब तक आप अपने पे काम नहीं, अगर सक्सेस चाहिए तो अपने पे काम करें। अगर आपने अपने पे काम कर लिया तो ऑटोमेटिकली डिवाइन आपके लिए सब कुछ अरेंज करेगा। आपको वो अच्छे क्लाइंट भी मिलेंगे, अच्छी रिटर्न भी मिलेगी, लेकिन अपने पे काम करें।
अगेन Thank you, एग्जांपल के लिए कहूंगा कि उंगली ऐसे जो 3 आपकी तरफ है वो अंदर मोड़ लो बस, अपने पे काम करो। थैंक यू सो मच अनिल जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टॉपिक था वो तो हमने डिस्कस किया ही है, पर जो उसके भी अलावा भी बहुत कुछ डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। एंड thank you so much for sharing so much insights from different topics as well. Thank you. थैंक यू।